हेलो बच्चों, नमस्ते। बीकॉम फाइनल ईयर की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षण का चैप्टर कर रहे थे। हमने अभी तक देखा कि अंशों का निर्गमन और उनका अंकेक्षण। अब हम आगे देखेंगे कि चालू व्यवसाय का क्रय एवं विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन किस प्रकार किया जाता है और उसका अंकेक्षण कैसे करेंगे। तो कभी कभी कंपनी एक चालू व्यवसाय को खरीदती है और विक्रेताओं को विक्रय मूल्य का भुगतान पूर्णतः प्रदत्त एवं अंशतः प्रदत्त अंशों के निर्गमन द्वारा किया जाता है। इस संबंध में अंकेक्षण को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। व्यवसाय के क्रय का अंकेक्षण। निर्माताओं से ली गई संपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में जर्नल में सही प्रविष्टियां की गई है। इन प्रविष्टियों का प्रमाणन कंपनी और विक्रेताओं के मध्य हुए कॉन्ट्रैक्ट से करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है इसमें, यदि क्रय मूल्य शुद्ध संपत्तियों से कम है तो इस अंतर को पूंजी संचय में ले जाया गया है। तीसरा, यदि कंपनी विक्रेताओं से उनके व्यवसाय के देनदारों को नहीं लेती है लेकिन उनकी ओर से वसूल करने के लिए राजी हो जाती है और लेनदारों को उनके दायित्व का भुगतान करने को राजी हो जाती है, तो इन देनदारों व लेनदारों को कंपनी की पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें एक अलग वेंडर सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया गया है। ये देखेगा अंकेक्षण। फोर्थ बिंदु है इसमें कि विक्रेताओं के देनदारों के संबंध में बट्टा या डूबत ऋण आदि हानि को वेंडर सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया गया है। पांचवा, यदि कंपनी ने विक्रेताओं के से देनदारों को खरीद लिया है लेकिन विक्रेताओं ने देनदारों को गारंटी दी है तो भी लेखे की उपयुक्त विधि ही अपनाई गई है। बी पॉइंट है इसमें, अंश निर्गमन के संबंध में विक्रेताओं से हुए प्रशमित तथा प्रविवरण की जांच करके यह जानना चाहिए कि क्रय प्रतिफल क्या है और उसका किस प्रकार भुगतान किया जाएगा। दूसरा बिंदु इसमें, क्रय प्रतिफल के संबंध में जो लेखे किए गए हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। क्रय प्रतिफल के जिस भाग का अंशों में भुगतान किया गया है उसके लिए संचालकों द्वारा बंटन के संबंध में पास किए गए प्रस्ताव की जांच की जानी चाहिए तथा सदस्यों के रजिस्टर के लेखे की भी जांच करनी चाहिए। तीसरा बिंदु है इसका, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि क्रय प्रतिफल के बदले दिए गए अंशों को चिट्ठे में अलग से दिखाया गया है। अंश पूंजी में परिवर्तन। अंश पूंजी का परिवर्तन, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में एक पूंजी वाक्य होता है जिससे में कंपनी की अधिकृत पूंजी तथा उसका निश्चित मूल्यों के अंशों में विभाजन का उल्लेख होता है। एक कंपनी को जो कि एक निश्चित अंश पूंजी से प्रारंभ होती है अपनी पूंजी में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अर्थात कंपनी के पार्षद सीमा नियम में एक पूंजी वाक्य होता है। उस पूंजी वाक्य में कंपनी की अधिकृत ऑथराइज कैपिटल कितनी है और वो कितने रुपए के मूल्य के अंशों में विभाजित है, इसका उल्लेख होता है। तो अंश पूंजी को परिवर्तित करना, अंश पूंजी को कैसे परिवर्तित किया जाएगा कि कंपनी विधान 2013 की धारा 61 के अंतर्गत एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी यदि उसके अंतर्नियम अनुमति देते हैं निम्नलिखित प्रकार से पूंजी का परिवर्तन करने के लिए अपने पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन कर सकती है। पहला बिंदु है, अंश पूंजी में वृद्धि करके, ऐसा नए अंशों का निर्गमन करके किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है, अंश पूंजी का एकीकरण कंसोलिडेशन करके और छोटे मूल्य के अंशों को बड़े मूल्य के अंशों में बदलकर। जैसे कंपनी ₹10 मूल्य के 10 अंशों को ₹100 के एक अंश में बदल सकती है। बड़े मूल्य के, तीसरा बिंदु है, बड़े मूल्य के अंशों को छोटे मूल्य के अंशों में विभाजित करके, जैसे ₹100 के एक अंश को ₹10 के 10 अंशों में बदल सकती है। चौथा बिंदु है, पूर्णदत्त अंशों का स्टॉक में तथा स्टॉक को पूर्णदत्त अंशों में बदलकर। पांचवा बिंदु है, निर्गमित अंशों को रद्द करके। ये हमने पहले पॉइंट में देखा कि अंश पूंजी को परिवर्तित कैसे कर सकती है कंपनी।
दूसरा है परिवर्तन के लिए कंपनी की साधारण सभा में एक प्रस्ताव पास करना होता है। तीसरा बिंदु है इसमें, सभी दशाओं में कंपनी को साधारण सभा द्वारा प्रस्ताव पास किए जाने के 30 दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रार को भिजवानी होगी। अब अंश पूंजी के परिवर्तन का अंकेक्षण कैसे किया जाएगा इसका, उसके लिए है 5 बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु है कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा कंपनी को अंश पूंजी में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है, ये देखेगा पहले वो। दूसरा बिंदु देखेगा कंपनी की साधारण सभा द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि निर्दिष्ट समय में रजिस्ट्रार के पास भेज दी गई थी। तीसरा बिंदु, यदि नए अंशों का निर्गमन किया गया है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी विधान 2013 की धारा 62 का पालन किया गया है। अंश निर्गमन संबंधी व्यवहारों का अंकेक्षक को उसी प्रकार अंकेक्षण करना चाहिए जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। चौथा, यदि अंशों का एकीकरण और विभाजन किया गया है अथवा अंशों को स्टॉक में या स्टॉक को अंशों में बदला गया है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इस संबंध में जर्नल में सही प्रविष्टियां की गई है। पांचवा और लास्ट है, अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि परिवर्तन के प्रभाव को चिट्ठे में ठीक प्रकार से दिखाया गया है। तो इस प्रकार अंश पूंजी का परिवर्तन का अंकेक्षण करेगा अंकेक्षक। ऐसे ही अंश पूंजी में कमी की गई हो, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो इसको किस तरह से ऑडिट करेगा ऑडिटर, इसको कंपनी विधान 2013 की धारा 66 के अंतर्गत समझाया गया है। तो 66 के अंतर्गत एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी या अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी यदि उसके अंतर्नियम अनुमति दें, विशेष प्रस्ताव द्वारा तथा अधिकरण द्वारा उसकी पुष्टि करके किसी भी रूप में अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। इसके निम्नलिखित या अन्य कोई रूप हो सकते हैं। पहला, ऐसे अंश जो पूर्णदत्त नहीं है उनके नए मांगे गए भाग की देयता समाप्त करके अर्थात अनकॉल्ड अमाउंट की देयता समाप्त करके कमी कर सकती है। ऐसी प्रदत्त पूंजी जो समाप्त हो गई अथवा जो किसी वर्तमान संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती, रद्द करके। तीसरा, ऐसी प्रदत्त पूंजी को जो कंपनी की आवश्यकता से अधिक है अंशधारियों को लौटाकर। ये 3 तरीके से अंश पूंजी में कमी कर सकती है। अंश पूंजी में कमी करने की विधि क्या है, प्रोसीजर क्या होगा इसका, तो कंपनी विशेष प्रस्ताव पास करके अधिकरण को उसकी पुष्टि करने के लिए आवेदन पत्र दे। अधिकरण ट्रिब्यूनल ऐसे ऋणदाताओं की एक सूची मांगता है जिन्हें इस कमी के किए जाने के संबंध में आपत्ति करने का अधिकार है और साथ ही उन ऋणदाताओं के दावों का स्वभाव एवं उनकी राशि भी निर्धारित करता है। इनमें से जिन ऋणदाताओं की कमी के संबंध में सहमति प्राप्त न की जा सके उनके दावों का या तो भुगतान कर देना होगा या ऐसी धनराशि को जिसके लिए अधिकरण आदेश दे अधिकरण में जमा कराना होगा। दूसरा बिंदु है, यदि अधिकरण संतुष्ट हो जाता है तो ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे कमी के लिए पुष्टि कर देता है। अधिकरण यह भी आदेश दे सकता है कि कंपनी आगे नाम के अंत में एक निर्दिष्ट समय तक एंड रिड्यूस्ड शब्द लिखे, अर्थात कंपनी को अंश पूंजी कमी करने पर अधिकरण के आदेश देने पर अपनी कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस्ड शब्द जोड़ना पड़ेगा। तीसरा बिंदु है इसमें, अधिकरण द्वारा कंपनी का स्वीकृत प्रस्ताव तथा प्राधिकरण के आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि को रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। रजिस्ट्रार द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा और वह इन पर हस्ताक्षर करके इन्हें प्रमाणित करेगा। यह प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होगा कि अंश पूंजी की कमी से संबंधित विधान की समस्त आवश्यकताएं पूरी कर ली गई है। अंश पूंजी में कमी का अंकेक्षण। अंश पूंजी में कमी का अंकेक्षण करने के लिए ये देखेगा अंकेक्षक कि पहला, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जांच। अंतर्नियमों को देखकर यह ज्ञान करना चाहिए कि कंपनी की पूंजी में कमी करने का अधिकार था या नहीं।
साधारण सभा के प्रस्ताव की प्रतिलिपि को देखना चाहिए तथा रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र की जांच करनी चाहिए। यह प्रमाण पत्र अंकेक्षक को यह विश्वास दिलाएगा कि समस्त वैधानिक आवश्यकताएं पूर्ण हो गई है। दूसरा, लेखे की जांच। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि अधिकरण द्वारा अंश पूंजी में कमी में के कौन कौन से रूप की पुष्टि की गई है। यह देखना चाहिए कि इस संबंध में पुस्तकों में ठीक लेखा किया गया है अथवा नहीं। यदि अंशधारियों को उनकी पूंजी लौटाई गई है तो उससे संबंधित प्रविष्टियों का प्रमाणन अंशधारियों से प्राप्त रसीदों से करना चाहिए। तीसरा, चिट्ठे की जांच। लास्ट में देखेगा वो कि अंकेक्षक को देखना चाहिए कि अंश पूंजी में की गई कमी के पश्चात की परिवर्तित स्थिति को चिट्ठे में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यदि अधिकरण ने कंपनी के नाम के आगे किसी समय तक एंड रिड्यूस्ड शब्द लगाने की आज्ञा दी है और वह समय समाप्त नहीं हुआ है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि चिट्ठे में कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस्ड शब्द लगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम इससे आगे अंशों का हरण फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स देखेंगे। थैंक यू।